आप इधर खड़ा रहेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेन जा रही है, पीछे इतना अच्छा सब कुदरत है। आज का दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों, मैं शुरुआत करने से पहले माननीय श्री छत्रपति महाराज इनको पहले दिल से वंदन करता हूँ। और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। शायद आपको मालूम नहीं कि आपके बाजू में कौन बैठे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि हर आदमी या हर वो इंसान अभी जो यहाँ है उसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो कम से कम 10-15 मिनट मुझे हर आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए लगेंगे। इतने अच्छे अच्छे लीडर्स आज अपने साथ मौजूद है। आइडियली अगर ये कहीं भी जाएंगे तो इनका सत्कार मिनिमम होगा, कम से कम इनको बोलने के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे, बाद में कार्यक्रम चालू होगा। अगर मैं ये करूँ तो मुझे लगता है पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो इतने अच्छे लोग आज हमारे साथ में हैं। मैं सभी का खूब दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, सब करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि टाइम कम है और हमें सब देखना भी है, क्या करना है। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी पहले इनिशियली सुनाना चाहता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला कर दिया। अब अमेरिका इतना बड़ा शक्तिशाली देश था और वियतनाम बहुत छोटा उसके कंपैरिजन में। सबको लगा कि कुछ दिनों में ये पूरा तबाह हो जाएगा वियतनाम। उनके पास टेक्नोलॉजी बाकी सब कुछ बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वियतनाम अमेरिका से 20 साल तक उनकी लड़ाई जारी थी और 20 साल के बाद जीत हुई वियतनाम की। जब उनको पूछा कि आपने कैसा किया ये सब कुछ, तब उन्होंने दुनिया के एक सबसे बड़े योद्धा उनको अपना गुरु माना था। उन्होंने वही रणनीति अपनाई थी जो उन्होंने की थी। वियतनाम के परराष्ट्र मंत्री कुछ साल के पहले यहाँ इंडिया में आए थे और उन्होंने वो जो प्रोटोकॉल होता है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन करने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे उस योद्धा के समाधि पर जाना है। तो दिल्ली में पहले तो समझा नहीं कहाँ जाना है। अभी समझा नहीं मीन्स थोड़े से वो कन्फ्यूज हो गए। वो आ गए, उन्होंने उस समाधि के ऊपर अपना माथा टेका, उसकी मिट्टी अपने माथे पे लगाई और थोड़ी सी मिट्टी उन्होंने अपने पर्स में रखी। वो मैडम अपने देश चली गई और उस महान योद्धा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। कम से कम 28 देशों ने अगर युद्ध जीता है तो इन्होंने सिखाए हुए रणनीति पे जीता है। गोरिल्ला बोलूं तो गनिमी कावा, उसके आद्य जनक छत्रपति शिवाजी महाराज। और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ आज इस मंच पे आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ। जिस भूमि के ऊपर से छत्रपति शिवाजी महाराज उनका जन्म हुआ था, जन्मभूमि, वो यहाँ रायगढ़ की। यहीं से उन्होंने उस स्वराज और उसका सपना देखा था। क्या होता है कि जब सपना देखते हैं 16 साल का लड़का, पिताजी उनके पास ही नौकरी करे जिनके खिलाफ हमें काम करना है और कुछ भी नहीं ना वैसे, लेकिन कुछ ऐसे लोग उनको मिले जिन्होंने उसके विजन के ऊपर भरोसा किया। आजकल बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप पहले प्रोजेक्ट दिखाओ, बाद में हम लोग करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है विजन में। विजन में तो विजनरी लोगों को वो दिखना चाहिए जो कुछ भी नहीं है, जो है ही नहीं वो दिखना चाहिए ना, तब आप विजनरी हो ना। अगर आप देखने के बाद, सब करने के बाद उसके पीछे निकल पड़े तो फिर आप बोगी हो गए इंजन के पीछे। तो शिवाजी महाराज उन्होंने भी जो कुछ स्वराज्य का निर्माण किया ना, वो अपने उन लोगों के भरोसे पर ही किया है। उनके चलते ही वो इतना बड़ा स्वराज्य का निर्माण हुआ है। दोस्तों, आज हर कोई आदमी, इंसान जो इधर है ना, वो वैसा विजनरी है जो सिर्फ इस विजन के ऊपर आया है कि हमको एक दिन अपने देश को ऑयल एंड गैस में स्वयं पूर्ण करना है। और बहुत सारे लोग तो मेरे सामने ऐसे हैं ना कि जिन्होंने कुछ भी नहीं था 2 साल पहले,
ये तो इसकी बात ही छोड़ो, लेकिन मैं टेबल कुर्सी पे बैठा था, वो बैठते थे, और ऑयल एंड गैस मेरे गवर्नमेंट के ऑफिस में भी नहीं, सिंपल अपने 10 बाय 10 वाले रूम में मैं बोलता था। तो विजन ऐसे होता है, और वो विजन आप लोगों के बिना बिल्कुल पूरा हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है अगर कोई पूछे कि एमसीएल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो एमसीएल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आप लोग, और आप लोगों के साथ ही हम लोग पूरी तरह से 100% ये लोग करेंगे। लेकिन कोई भी काम करने के पहले हमको ये समझना चाहिए हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि हम लोग ये करने निकलेंगे ना तो बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे। मैं अगर यहाँ से पुणे निकलूँ, मुंबई निकलूँ, तो बहुत सारी ट्रैफिक आएगी, मेरा पंक्चर हो जाएगा, टायर, सब कुछ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जाते हैं ना उधर कि हमको मालूम है पुणे जाना ही यानी जाना ही है। तो ये भी हम लोग क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो क्यों, वाई, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार वो क्यों या वाई क्लियर रहा ना, तो कोई भी चुनौती फिर आपको चुनौती नहीं लगेगी, वो एक माइलस्टोन लगेगा, राइट। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी देखो, अभी हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ना, अभी हम लोग जिस इकोसिस्टम में है, अभी सुंदर सुंदर पहाड़ हमें नज़र आ रहे हैं, सुंदर हवा, ये सब कुछ, ये हमारे माता पिता है। ये पर्यावरण जो है ना, इन्होंने हमें बड़ा किया है, पूरी दुनिया को बड़ा किया है। पूरी दुनिया बनाई इस वातावरण ने, इस पर्यावरण ने। और आज हम लोगों ने मिलके इस पर्यावरण को इतना तबाह किया है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि इसको बचाने के लिए। ये इतना सीरियस है। मुझे मालूम है हम लोग ना हमेशा के डे बाय डे के अपने प्रॉब्लम में, उलझन में उलझे रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं अभी एक ही बोलता हूँ आपको, कभी भी आप जब टीवी देखते हो ना, कभी भी विश्व की खबरें देखिए आप। वो होता है ना 5 मिनट में 20 खबरें, 5 मिनट में 10 खबरें, वो कब देखिए आप। विश्व की जो भी खबरें हैं, 80% खबरें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। ब्राज़ील में बाढ़ आई, अमेरिका में ये हुआ, उसमें बहुत सारा आग लगी, ऐसा सब कुछ हुआ। और ये एक्चुअली हो रहा है, दिखाई नहीं दिया अपने को, पेपर में नहीं दिखाई देता, टीवी में लोग बताते नहीं, लेकिन इट इज़ सच अ बिग, बहुत बड़ा खतरा आज हमारे सामने है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या हुआ, एक 16 साल की लड़की जिसको पता चला है खतरा कितना बड़ा है, यानी मैं जब तक बड़ी हो जाऊंगी तब तक कुछ नहीं रहने वाला, उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्वीडन की एक लड़की, उसने स्कूल जाना छोड़, वो स्कूल के यहाँ जाती थी, स्कूल के बाहर खड़ा होती थी और इसका प्रदर्शन करती थी। सब लोग समझ गए क्या कर रही है। बाद में उसने चुनाव थे, तो चुनाव के बाद भी उसने हर फ्राइडे वो उस स्कूल के बाहर पूरा दिन खड़ी होती थी और हाथ में वो फ्लैग लेके कि धरती माता को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। एक दिन वो पार्लियामेंट के सामने गई और वहाँ बहुत बड़ा झंडा लेके खड़ी हुई, देखो पर्यावरण को बचाओ। वो देखने के बाद कई सारे स्कूल अभी आज उसके साथ मिलके हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को स्कूल का क्लास बंक कर देते हैं और बाहर निदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं कि पर्यावरण को बचाओ। दोस्तों, ये लड़की, मैं बोलता हूँ ना हमेशा पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, आपको सबको मालूम है, मुझे मालूम है। आप लोग मेरे बिहाफ के ऊपर नीचे बताते हैं कि एमसीएल क्या है, तो मुझे आपको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट जब इंडिया ने साइन किया ना, हर दिसंबर में वर्ल्ड का पूरा यूनाइटेड नेशंस का एक सम्मेलन होता है एक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ये लड़की 32 घंटा ट्रैवल करके उधर गई उस सम्मेलन में। 16 साल की लड़की है, मैं दिसंबर 2018 की बात कर रहा हूँ। 16 साल की लड़की अपने, जबकि बाकी सभी लोग अपने प्लेन से आए थे, ये लड़की 32 घंटे का प्रवास करके वहाँ गई और वहाँ सबके सामने खड़ी रह के उसने उस प्रेसिडेंट को पूछा, हमारे सबके घर जल रहे, आप क्या कर रहे हैं। आज उस लड़की को एक्चुअली नोबेल के लिए वो लोग ये कर रहे हैं। इट इज, ये नोबेल पीपल का कुछ नहीं, लेकिन आप सोचिए कितना जरूरी है ये, आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत 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 जरूरी है। केरला में फ्लड हुआ, ऐसे नहीं हुआ। केदारनाथ में इतना फ्लड हुआ, ऐसे नहीं हुआ। ये सब रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। अमेरिका में एक तूफान आता है, 500 साल में एक बार वो तूफान आना चाहिए, आने के बाद बहुत सारी बाढ़ होती है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2015 के बाद 3 बार अमेरिका में वो तूफान आया
और इतनी जोर से आया कि हमको लगा था कि इतनी बारिश होगी ना, उसे 1000 गुना बारिश उतनी हुई। और ये डॉक्यूमेंटेड है ना, ये कैसे हो रहा है? और सब लोग सिर्फ बातें करते हैं, सब लोग बातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं अभिमान के साथ यहां बोलता हूं कि एमसीएल एक्चुअली अभी काम कर रही है। हमारे पास एक्चुअल रोड मैप है, अब इसको कैसे काम करें। हमारे पास एक्चुअल हम लोग क्या करने वाले, कैसे करने वाले, पूरा आज हमारे पास रोड मैप है। दोस्तों, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे 90 मिलियन बैरल समझते आप? 9 करोड़ बैरल म्हणजे पिंप, 159 लीटर का क्रूड ऑयल उसमें आता है, उसको एक बैरल बोलते हैं। 90 मिलियन बैरल पूरी दुनिया को लगता है। आप मैं सब साथ में मिलके हर गांव में जाकर अगर एक काम करें ना, दुनिया का आधा बैरल रिक्वायरमेंट हम लोग तैयार कर सकते हैं यहाँ इंडिया में। ये अपना पोटेंशियल है। और एक दूसरी बात, वाई क्यों करना चाहिए हम लोग, क्या है कि हम लोग, हमारे यहाँ 42% एम्प्लॉयमेंट कृषि से आती है। ये फार्मर जो लोग काम करते हैं ना, ये अपना बैकबोन है। कितना भी कुछ करे, कितना भी, लेकिन फार्मर और लघु उद्योग ये पहले से अपना बैकबोन है। 40% इंडस्ट्रियल आउटपुट अभी भी उन लोग से ही आता है। गवर्नमेंट जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, तब से इनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी बना रही है, सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, सब कुछ कर रही है। बैंकों को बोला गया है कि तुम 40% लोन इनको दो, ये करो, वो करो, 1 करोड़ के लिए कोलेटरल मत लो, जो कुछ सब कुछ करो। एक जगह पे गवर्नमेंट है, दूसरी जगह पे ये बेचारे ये सब लोग फार्मर्स है, राइट? कौन है उनके लिए खड़ा रह के काम करने वाला, बताइए मुझे। मैं जिस जगह से हूं ना, मैं ऐसी जगह से हूं जहां प्याज होता है। प्याज 5 रुपए किलो में भी जाता है और 50 रुपए किलो में भी जाता है, कभी कभी 80 किलो में भी जाता है। 50 रुपए किलो देके जब किसान करता है वो प्याज, तब वो इतना नीचे आता है ना कि वो प्याज लेके वो मार्केट तक भी नहीं जाता। कैसे करेगा वो? लोन लेके कैसे चुकाएगा लोन? ऐसा कौन सा धंधा है कि जिसमें जो प्रोडक्ट वो 10 गुना बढ़ता है और 10 गुना कम हो जाता है? ये किसान का है, कोई नहीं सोचता इसके बारे में। किसको सोचना है? आपको और मुझे। हम लोग सबको किसानों के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा प्रैक्टिकली। ये जो फैक्ट्रियां वगैरह हम लोग बना रहे हैं ना, कोई भी कृषि आधारित उद्योग में पहले फैक्ट्री बनानी पड़ती है। पहले फैक्ट्री बनाओ, बाद में ग्राम पंचायत में वो सब प्रोजेक्ट बनाओ जो आप देखेंगे आज, और बाद में उनको बोलो कि अभी चिंता मत करो, हम लोग हैं आपके साथ। कोई लोन भी नहीं लेने का, हम लोग यहाँ है। पैसा लाने के लिए जो कुछ लगेगा ना, हम लोग लेके आएंगे, हम लोग अपने ऊपर सब जिम्मेदारी लेंगे, आप अपना काम करो। ये है वाई, ये है दूसरा वाई कि जिसके लिए हमको ये काम करना है। और हमारा एक प्रॉपर रोड मैप है। देखो, रोड मैप हमारा एकदम बहुत क्लियर है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं बायोफ्यूल स्टेट। ये पूरी तरह से अभी पूरा नहीं है। आज सिर्फ आपको बुलाने का मकसद क्या मालूम? आपको ये दिखाने के लिए कि हम लोग कौन है, क्या हमारा इतिहास है। ऐसे जन्म दिवस पे, शिव जयंती पे क्यों बुलाया मैंने आपको? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, कुछ ना होते हुए भी। इसलिए आप सबको बुलाया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और इसके 20 गुना, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके 20 गुना इतनी बड़ी फैक्ट्री हमें हर तालुका में लगानी पड़ेगी, तब जाके हम स्वयंपूर्ण हो गए। आप समझ रहे हैं? हमें 5700 तहसील है, 5700 तहसील में ऐसी फैक्ट्री से काम चालू करना है। आप सभी लोग बस यही काम करने वाले। आपको जो कैपेसिटी चालू करें, 40 गुना तक कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। और लोग बोलते हैं ना कि सीएनजी कैसा है, सीएनजी बनता है क्या, कुकिंग गैस होता है क्या? मैंने क्या बोला आपको कि आपके तहसील में आपको पहले ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल करके सीएनजी का निर्माण करना है और सीएनजी बेचना है।
सीएनजी कैसे बेचेंगे? तो ऐसे पंप हमें हर जगह लगाने के, और वहाँ के हर पेट्रोल डीजल की व्हीकल को हमको सीएनजी में कन्वर्ट करना है। वो दूसरा, घर घर में जो एलपीजी जाता है, एलपीजी जगह पे हमें अपने गैस सिलेंडर तैयार करके बेचने हैं। ये दोनों ही इधर है। जो हम लोगों ने गैस तैयार किया, किसी का भी सीएनजी व्हीकल लाओ, करो और लेके जाओ। इधर बाजू में एक चूल्हा है, उस चूल्हे में आप देखो कि वो चलता है कि नहीं, वो सब चलता ही है, उसमें क्या है? देखना है, ये देखना तो है ही, धंधा करना है अभी, राइट। ये प्रोजेक्ट आपको हर तहसील में हमको लगाना है, और आपको, और इसमें देखो, इसमें पूरी जिम्मेदारी हम लोग मैं लेने वाला हूँ खुद पर्सनली। फंडिंग, हर प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग पूरा लगेगा वो हम लोग लेके आने वाले। टेक्नोलॉजी लगती है ना, आज अपने 4G है, 5G होगा, बाद में 6G होगा, ये सब टेक्नोलॉजी के हम लोग जिम्मेदारी लेने वाले हैं। सिस्टम्स, यानी ये कैसे तैयार करेंगे रॉ मटेरियल, ये माल तैयार करने के बाद कैसे बेचेंगे, ये पूरा सिस्टम आज अपने पास है। ये पूरी जिम्मेदारी आज हम लोग ले रहे हैं। हर तहसील में आप जहां लोकेशन आइडेंटिफाई करोगे, जैसा राठौड़ साहब ने बोला, उधर पूरा इन्वेस्टमेंट लाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। आपको क्या काम करना है? तो आपको अपने किसानों के साथ खड़ा होना है। हर ग्राम पंचायत में जाके आपको वो प्रोजेक्ट लगाना है जो ग्राम पंचायत लेवल का प्रोजेक्ट या एमवीपी हम लोग बोलते हैं, और उसका उद्देश्य एक ही है, हर घर में 5,000 से 7,000 आमदनी आनी चाहिए, हर महीने आनी चाहिए, हमेशा के लिए आनी चाहिए। तो हर ग्राम पंचायत में आप प्रोजेक्ट वो लगाना है। जिस तहसील का आप जिम्मेदारी लोगे ना, आपकी जिम्मेदारी एक ही है, हर तहसील में जाके हर ग्राम पंचायत में आपको उस ग्राम पंचायत में प्रोजेक्ट लगाना है। अरे पहाड़ में है ग्राम पंचायत, 25 ही घर है, क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। रोड नहीं है ना, अपना प्रोजेक्ट वहाँ होना चाहिए। जाओ और उस 25 लोगों को, 25 फैमिलीज को हर महीना 5,000 7,000 कमा के दो। आप वो देखो, बाद में ये हम लोग देखते हैं। कोई लोन भी मत लीजिए, आप कोई लोन लीजिए, बिल्कुल। लोन का ऐसा होता है कि आपने पैसा लिया बैंक का, बैंक बोलेगी 1-1.5 साल के बाद आप चुनो, लेकिन इंटरेस्ट डे 1 से चालू होता है, अगर आपको मालूम होगा सबको। तो आप उसकी चिंता ही मत करो ना। मुझे तो आज ऐसे ही लोग चाहिए ना कि जो दिल से आए और उनको लगे मैं अपने तहसील, अभी विदर्भ का इतना ग्रुप, अभी मेरे साथ राजस्थान का इतना बड़ा ग्रुप है, हरियाणा का है, एमपी का है, वो उनको लगे कि मैं अपने जिस गांव से आया हूँ, जिस जगह से आया हूँ, उसका मैं विकास करूँ। ऐसे लोगों को चुनना ही अभी हमारा काम है। ये जो प्रोग्राम वगैरह हो रहा है ना, ये प्रोग्राम आपको कुछ बेचने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये प्रोग्राम है अच्छे लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, जिनके साथ हम लोग एक काम करें। और दोस्तों कैसा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बिकॉज आपको ये देखना भी है और ग्राम पंचायत लेवल के प्रोजेक्ट के भी जाना है। देखो, अभी जो स्वराज जो हम लोग बोलते हैं, या इंडिपेंडेंस बोलते हैं, या आज़ादी बोलते हैं, एक आज़ादी की शुरुआत मुझे आज यहाँ करनी है। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने इतने साल सब गुलामी वगैरह सब कुछ हुआ। अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत करने नहीं आए थे। क्या करने आए थे अंग्रेज़? व्यापार, बिजनेस करने आए थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है पूरे दुनिया के अंदर, राजा कोई भी हो, राज करता है व्यापारी, बिजनेसमैन। कोई भी राजा हो, राज करते हैं बिजनेसमैन। तो वैसे वो आए थे, लेकिन आज बहुत लोगों ने बहुत मेहनत दी। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, अगर आप सबको मालूम है। आज कौन सा दिन है? शहीद दिन। आपके सबके तरफ से और एमसीएल की तरफ से मैं सभी को, उन शहीदों को वंदन करता हूँ और उनको भी याद करता हूँ। लेकिन याद करने से श्रद्धांजलि नहीं होगी ना। अगर शहीद भगत सिंह ने 23 की उम्र में, 22 की उम्र में ही शायद वो गए थे और उनको फांसी दी गई थी, इतना बड़ा बलिदान था। सिर्फ बात करने से, उनको ऐसे फूल माला चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें करके दिखाना होगा। देखो, आज भी हम लोग फिर से गुलामी में है। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आज इंडिया में है। कोई भी सेक्टर लीजिए आप, कोई भी, आज आपके सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। 90% धंधा इधर मोबाइल का चाइना करती है, 10% अमेरिकन करते हैं। इंडिया के सिर्फ 2 कंपनियां थी, माइक्रोमैक्स और इंटेक्स। 2 साल से उनका भी नाम नहीं है। ये ई कॉमर्स, आज तो छोटी भी चीज़ कुछ हो ना, चार्जर भी लगता हो ना 100 रुपये का, तो भी हम लोग बुलाते हैं ई कॉमर्स से। आता है क्या नहीं?
और वो बराबर आता है, राइट। ई कॉमर्स में एक जगह पे है अमेजोन और दूसरी जगह पे है फ्लिपकार्ट है ना क्या 100% वॉलमार्ट, मालूम है ना आपको? फ्लिपकार्ट अभी 100% है वॉलमार्ट। अभी दोनों झगड़ा कर रहे हैं आपस में, दोनों अमेरिकन कंपनी आपस में झगड़ा कर रही है कि यार धंधा कौन करेगा, और हम लोग सिर्फ देख रहे हैं उसको, सिर्फ कस्टमर हम लोग। आज के तारीख में भारत में हम लोग सिर्फ कस्टमर बन चुके हैं। सब कंपनी आके यहाँ धंधा कर रही है सब, और बाकी जो नई कंपनी चालू होती है ना मेरे जैसी, ये जो MCL वगैरह ऐसे बहुत सारी कंपनी चालू होती है जिनका नाम है जैसे ओला, ओयो, फ्लिपकार्ट। अभी ओला 100% कॉपी है उबेर की। फ्लिपकार्ट जो जिस दोनों ने बनाई ना वो खुद अमेजोन के यहाँ काम पे थे। ओयो एक कंपनी है